जब दुनिया की तवज्जो ईरान, यूक्रेन और ताइवान जैसी जगहों पर लगी हुई थी, मिडल ईस्ट के दिल में एक ऐसा मसला मौजूद है जो 75 सालों से ज्यादा पुराना है। ये मसला है इसराइल और फलस्तीन का। लेकिन 2026 में सवाल सिर्फ इतना नहीं रहा, जंग कब खत्म होगी। असल सवाल ये है, क्या दो अलग स्टेट इसराइल और फलस्तीन अब भी मुमकिन है? क्या फलस्तीन कभी आजाद हो पाएगा? ये फिर हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां दो स्टेट सोल्यूशन फिर डिप्लोमेटिक स्पीचेस और यूएन रेजोल्यूशन तक महदूद रह गया है। इस वीडियो में हम फलस्तीन के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे डिटेल से बात करेंगे। मेरा नाम है जुबार आमिर, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1948 तक वापस जाना पड़ेगा। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने ब्रिटिश मैंडेट फलस्तीन को दो स्टेट में तकसीम करने का प्लान किया, एक जूइश स्टेट, एक अरब स्टेट। जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा जाना था। जूइश लीडरशिप ने इस प्लान को कबूल कर लिया, अरब लीडरशिप ने इसे रिजेक्ट कर लिया, क्योंकि उस वक्त अरब की पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी जूस से, तो उनके मुताबिक उनको ज्यादा लैंड मिलना चाहिए था। 1948 में जंग शुरू हुई। जंग के बाद इसराइल कायम हुआ, लेकिन प्रपोज्ड अरब स्टेट वजूद में नहीं आया। वेस्ट बैंक जॉर्डन में चला गया, जबकि गाजा इजिप्ट के कंट्रोल में चला गया। इन 1967 में 6 दिन की वार हुई। सिर्फ 6 दिनों में इसराइल ने सनाए, गाजा, गोलन हाइट्स और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। इसी जंग के बाद वेस्ट बैंक इसराइल मिलिट्री ऑक्यूपेशन के नीचे आ गया और तब से लेके आज तक इस इलाके का फाइनल स्टेटस तय नहीं हो सका। अगले कई डेकेड्स में सेटलमेंट्स, चेक पॉइंट्स, सिक्योरिटी बैरियर्स और सियासी डेडलॉक ने सिचुएशन को मजीद कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। 1993 के ओस्लो अकॉर्ड ने उम्मीद पैदा की। इसराइल और फलस्तीन लीडरशिप ने एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया। मकसद था कि चंद सालों में फाइनल पीस एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन वो एग्रीमेंट कभी आया ही नहीं। आज 30 साल बाद ओस्लो को टेम्परेरी सिस्टम अब भी मौजूद है। अगर आप मैप पर नजर डालें तो वेस्ट बैंक मेडिटेरेनियन सी और जॉर्डन रिवर के दरमियान में वाक़या है। इसका टोटल एरिया तकरीबन 5600 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ लगभग 3 मिलियन फलस्तीनी रखते हैं, साथ ही लाखों इसराइली सेटलर्स भी रखते हैं। वेस्ट बैंक की इम्पोर्टेंस सिर्फ उसकी पॉपुलेशन नहीं बल्कि उसकी लोकेशन है। इसराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव और जेरूसलम इसी इलाके के करीब है। इसी वजह से इसराइली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा मानता है वेस्ट बैंक पर कंट्रोल उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ फलस्तीनियंस के लिए वेस्ट बैंक उनकी मुस्तकबिल की स्टेट की बुनियादी हिस्सा है। अगर एक फलस्तीनी स्टेट कभी भी बनती है तो उसका मेन हिस्सा इसी इलाके पे मबनी होगा। इसीलिए वेस्ट बैंक का मुस्तकबिल का फैसला असल में फलस्तीन के मुस्तकबिल का फैसला है। आज के कॉन्फ्लिक्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू सेटलमेंट्स हैं। इसराइल सेटलमेंट्स वो कम्युनिटीज हैं जो इसराइल सिटीजन्स ने वेस्ट बैंक में बनाई हैं। इसराइल के अंदर इन सेटलमेंट्स को मुख्तलिफ नजरियात से देखा जाता है। कुछ लोग इन्हें हिस्टोरिकल और रिलीजन हक समझते हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी के लिए इसे जरूरी मानते हैं और कुछ लोग सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग की वजह से यहाँ मूव करते हैं। लेकिन फलस्तीन्स और अक्सर इंटरनेशनल कम्युनिटी सेटलमेंट्स को ऑक्यूपाइड टेरिटरी में इलीगल समझते हैं। इसी डिसएग्रीमेंट ने सेटलमेंट्स को कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बना दिया है। 1967 में वेस्ट बैंक में इसराइल सेटलमेंट पॉपुलेशन लगभग 0 थी, लेकिन आज तादाद लाखों तक पहुँच गई है। कई सेटलमेंट्स छोटे आउटपोस्ट नहीं रहे बल्कि पूरे के पूरे शहर बन गए हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल एरिया और मॉडर्न हाईवे। जितनी ज्यादा ये कम्युनिटीज बढ़ती हैं उतना ही मुश्किल होता जाता है किसी फ्यूचर पॉलिटिकल एग्रीमेंट के तहत बॉर्डर्स को रीड्रा करना। यही मेन रीजन है इसराइल अपने लोगों को उधर भेज के सेटलमेंट बनाता है, ताकि फ्यूचर में बॉर्डर्स तय करना काफी मुश्किल हो जाए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में E1 सेटलमेंट प्लान दुनिया की तवज्जो का मरकज बना। अक्टूबर 2023 के अटैक और उसके बाद गाजा में शुरू होने वाली जंग ने पूरे रीजन को बदल दिया। हजारों लोग मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, लाखों लोग डिस्प्लेसमेंट हुए। इंटरनेशनल मीडिया और गवर्नमेंट की तवज्जो गाजा पर मरकूज हो गई। लेकिन इसी दौरान वेस्ट बैंक में भी बहुत सी तब्दीलियां होती हैं। चेक पॉइंट्स में इजाफा हो जाता है, सेटलर वायलेंस की रिपोर्ट बढ़ी, न्यू सेटलमेंट्स अप्रूव हुई। इसराइल पॉलिटिक्स लीडरशिप के कुछ अफराद ने खुलकर कहा कि वेस्ट बैंक में इसराइली कंट्रोल को मजीद मजबूत किया जाए। फलस्तीन
अथॉरिटीज की पॉपुलैरिटी भी कई सर्वेज में कमजोर नजर आई। कई फलस्तीन को लगता है डिप्लोमेटिक प्रोसेस नाकाम हो चुका है। दूसरी तरफ इसराइली पब्लिक का एक बड़ा हिस्सा अक्टूबर 7 के बाद सिक्योरिटी कंसर्न को पहले से ज्यादा अहमियत देता है, यानी दोनों सोसाइटीज मजीद दूर होती नजर आ रही हैं। दुनिया के बहुत से लोग फलस्तीन को एक यूनिट समझते हैं, लेकिन असल में फलस्तीन पॉलिटिक्स बहुत डिवाइडेड है। एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ फलस्तीन अथॉरिटीज। हमास 1987 में कायम हुआ। ये गाजा में सबसे ताकतवर सियासी और मिलिट्री फोर्स बनी। 2006 के इलेक्शन के बाद हमास और फतेह के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते गए। 2007 तक गाजा और वेस्ट बैंक दोनों अलग सियासी एंटिटीज बन चुकी थी। गाजा हमास के कंट्रोल में, वेस्ट बैंक फलस्तीन अथॉरिटीज के कंट्रोल में। यानी फलस्तीन स्टेटहुड का मसला सिर्फ इसराइल और फलस्तीन के दरमियान नहीं, बल्कि फलस्तीन लीडरशिप के अंदर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। अगर कल किसी पीस एग्रीमेंट पर बात होती है तो सवाल ये उठता है, फलस्तीन की तरफ से साइन कौन करेगा और क्या तमाम फलस्तीन उस एग्रीमेंट पर को कबूल करेंगे? ये सवाल आज भी बेजवाब है। मिडल ईस्ट में एक वक्त था जब फलस्तीन इशू हर अरब गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी का मरकजी पॉइंट था। हर समिट, हर स्पीच, हर डिप्लोमेटिक मीटिंग में फलस्तीन का जिक्र लाजमी होता था। आज सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। सऊदी अरब अपनी विजन 2023 इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कर रहा है। यूएई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल ट्रेड को बना रहा है। यूएई अब इसराइल के काफी करीब है। इजिप्ट अपनी इकोनॉमी चैलेंजेस और सिक्योरिटी कंसर्न से डील कर रहा है। जॉर्डन रेफ्यूजीज और रीजनल स्टेबिलिटी के मसले का सामना कर रहा है। लेकिन इस तब्दीली के बावजूद फलस्तीन का मसला मुकम्मल तौर पर कभी गायब नहीं हुआ। इस बात की सबसे बड़ी मिसाल सऊदी अरब है। 2022 के बाद कई अरब स्टेट ने इसराइल के साथ रिलेशन नॉर्मल किए। इस प्रोसेस को अब्राहम अकॉर्ड्स का नाम दिया गया, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें सऊदी अरेबिया पर टिकी हुई थी। सऊदी अरेबिया सिर्फ अरब दुनिया ही नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया की भी अहम कुव्वत है। कई एनालिटिक्स का ख्याल था कि अगर सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान नॉर्मल रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएं तो पूरे मिडिल ईस्ट का सियासी नक्शा तब्दील हो सकता है। लेकिन फिर गाजा वार ने सब कुछ बदल दिया। 2026 तक सऊदी लीडरशिप बार बार ये पोजीशन दोहराती रही कि किसी भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए फलस्तीन स्टेट की तरफ से वाजिया और इनरिवर्सिबल रास्ता जरूर हो। यानी फलस्तीन का मसला भी अब रीजनल डिप्लोमेसी का मरकज में मौजूद है। जब भी गाजा या वेस्ट बैंक में वायलेंस बढ़ता है, अरब स्टेट पर रिएक्शन सामने आता है, पब्लिक प्रेशर बढ़ता है और गवर्नमेंट को दोबारा इसी इशू पर अपनी पोजीशन वाज़िया करनी पड़ती है। इसीलिए चाहे अरब दुनिया की प्रायोरिटीज का फोकस आज इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी की तरफ है, फलस्तीन अब भी मिडल ईस्ट की सियासत का इमोशनल और सिंबॉलिक सेंटर बना हुआ है। 2026 में इसराइली कैबिनेट ने वेस्ट बैंक में कंट्रोल मजीद मजबूत करने के लिए कई नए कदम उठाए, जिन पर इंटरनेशनल लेवल पर तनकीद हुई। फरवरी में कई मुमालिक ने इसराइल पॉलिटिक्स को डिफेक्टो एनेक्सेशन के करीब करार दिया और कहा कि फ्यूचर फलस्तीन स्टेट की वायबिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है। अप्रैल और जून में भी नए सेटलमेंट्स, अप्रूवल्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए। इसराइली ऑफिशियल्स ने इन्हें नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी से जोड़ा, जबकि फलस्तीन ने लैंड ऑक्यूपेशन करार दिया। अमेरिका कई डेकेड से इसराइल का सबसे बड़ा पार्टनर है। हर गवर्नमेंट की अप्रोच डिफरेंट रही। कुछ ने सेटलमेंट्स पर सख्त तनकीद की, कुछ ज्यादा सॉफ्ट रहे। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स एक मुश्किल बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ इसराइल की सिक्योरिटी, दूसरी तरफ अरब अलायंस का कंसर्न। ये बैलेंस हासिल करना हर साल मजीद मुश्किल होता जा रहा है। मिडल ईस्ट को एक चेस बोर्ड समझा जाए तो इसराइल और ईरान उसके दो बड़े ताकतवर मुखालिफ प्लेयर्स हैं। दोनों मुल्क पास्ट में डायरेक्ट जंग से बचने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से उनके दरमियान एक शैडो वार चल रही है। सीरिया में, लेबनान में, इराक में और कभी कभी सीधा मिसाइल और ड्रोन अटैक की सूरत में भी। इसराइल ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन इसराइल और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इस बात के मुताबिक नहीं। इसी वजह से फलस्तीन का इशू सिर्फ फलस्तीन और इसराइल तक महदूद नहीं, ये ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका और पूरे मिडिल ईस्ट की स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का भी हिस्सा बन चुका है। जब भी गाजा या वेस्ट बैंक में टेंशन बढ़ती है तो उसके असरात पूरे रीजन में महसूस होते हैं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लोकल नहीं रहा, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट
कंप्लीट बन चुका है। हम उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी वीडियो का मरकजी सवाल है, क्या टू स्टेट सोल्यूशन अब भी मुमकिन है? क्या फलस्तीन अभी भी आजाद हो सकता है? थ्योरी में जवाब है यस। प्रैक्टिकल रियलिटी ये सवाल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब है एक इसराइली स्टेट, एक फलस्तीनी स्टेट, दोनों एक दूसरे को तस्लीम करें, बॉर्डर तय हो, सिक्योरिटी एग्रीमेंट तय हो, जेरूसलम का स्टेट डिसाइड हो और रेफ्यूजीज का मसला हल किया जाए। सुनने में सीधा लगता है लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वेस्ट बैंक में लाखों सेटलर्स रह रहे हैं। जेरूसलम दोनों साइड के लिए इमोशनल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है। ट्रस्ट लगभग खत्म हो चुका है और दोनों सोसाइटीज में कंप्रोमाइज के लिए सपोर्ट पहले से कम नजर आती है। वन स्टेट सोल्यूशन इतना का स्टूपिड टॉपिक है कि मैं इस पर बात करूंगा ही नहीं। उसका मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज जुड़ जाएं और एक स्टेट बन जाए और दोनों फलस्तीन और इसराइली मिलकर रहें, वो इम्पॉसिबल है और स्टेट ऑफ एनेक्सेशन ही है, उस पर बात करने की जरूरत नहीं है हमें। हम बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर में कुछ डिफरेंट सिनेरियोज हैं, वो हो सकते हैं। सिनेरियो 1, स्टेटस को, सब कुछ लगभग ऐसे ही चलता रहे, सेटलमेंट एक्सपेंशन जारी रहे, फलस्तीन अथॉरिटीज कमजोर होती रहे और कोई फाइनल एग्रीमेंट ना हो। कई एनालिटिक्स के मुताबिक ये सबसे ज्यादा मुमकिन सिनेरियो है। सिनेरियो 2, लिमिटेड फलस्तीनियन स्टेट, इंटरनेशनल प्रेशर किसी हद तक कामयाब हो, निगोशिएशन दोबारा शुरू हो और एक फलस्तीन स्टेट बन जाए। ये मुमकिन है लेकिन इस वक्त मुश्किल नजर आता है। सिनेरियो 3, फुल एनेक्सेशन, इसराइली वेस्ट बैंक के कुछ या तमाम हिस्सों को ऑफिशियली एनेक्स कर दे। ये कदम रीजनल पॉलिटिक्स को हिला सकता है, अरब स्टेट के साथ रिलेशन मुतासिर हो सकते हैं और इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ सकता है। बहुत लोग समझते हैं कि ये जमीन का मसला है। कुछ हद तक ये बात सही है लेकिन असल में ये आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों कौमें अपने आप को इस जमीन से जोड़ती हैं, दोनों अपनी हिस्ट्री को हक समझती हैं, दोनों अपने सिक्योरिटी कंसर्न को सीरियस लेती हैं। इसलिए हर नया पीस प्लान फेल हो जाता है क्योंकि मैप्स और बॉर्डर बनाना आसान है लेकिन नस्लों पुराना खौफ और बेएतमादी को खत्म करना बहुत मुश्किल है। 2026 में इसराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ गाजा या वेस्ट बैंक का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये मॉडर्न दुनिया के सबसे मुश्किल सियासी मसले में से एक है। इवन सेटलमेंट हो, जेरूसलम हो, रेफ्यूजीज हो या सिक्योरिटी कंसर्न, हर इशू दूसरे इशू से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात वाजिया है, हर गुजरता साल के साथ ग्राउंड रियलिटी बदल रही है और जब ग्राउंड रियलिटी बदलती है तो फ्यूचर ऑप्शन कम होते जाते हैं। सवाल ये नहीं हिस्ट्री में ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा हुआ, सवाल ये है कि आने वाले 10 साल में इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरफ ले जाएं। क्या इसराइल और फलस्तीन किसी सियासी कॉम्प्रोमाइज तक पहुंच पाएंगे? क्या दो स्टेट सोल्यूशन बच पाएगा या फिर दुनिया एक नए मिडिल ईस्ट को देखने वाली है? अब इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन जो फैसले आज के लिए जा रहे हैं उनके असरात पूरी अगली नस्लों तक महसूस करेगी और इसीलिए वेस्ट बैंक और गाजा का मुस्तकबिल सिर्फ फलस्तीन और इसराइल का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अहम जियोपॉलिटिकल सवाल बन चुका है। अच्छा, ये वीडियो थी फलस्तीन के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर में क्या हो सकता है। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की मैं काफी वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट पर जरूर लिखें। थैंक यू।